हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल हमारे और आपके इस प्यारे चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। आज आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स सेकेंड का लेसन थर्ड प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि प्रिज्म क्या होता है। लेसन है तो प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रिज्म कहते हैं तो प्रिज्म इस तरह से बनता है, या अब ऐसे ही प्रिज्म का केवल कटा हुआ भाग होता है। प्रिज्म जो रियल में बनता है वो रियल प्रिज्म इस तरह से होता है। इस तरह से ये बनता है हमारा प्रिज्म। ठीक है, इस तरह से रहता है। प्रिज्म में क्या होते हैं, दो त्रिभुजाकार भाग होते हैं और तीन आयताकार भाग होते हैं। जैसे इसको नाम दे देंगे एक त्रिभुजाकार भाग है, BEC एक त्रिभुजाकार भाग है, AFB एक त्रिभुजाकार, और दूसरा है आपका CED, ये दो त्रिभुजाकार भाग है। फिर ADEF और आपका देखिए BCEF, और तीसरा ABCD, ये तीन भाग आपके कहते हैं आयताकार। तो जब प्रिज्म हम लोगों से अगर पूछा जाए बनता किस तरह से है तो क्या कहेंगे कि इसमें तीन आयताकार व दो त्रिभुजाकार भागों से मिलकर हम प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म कांच के छोटे छोटे वही टुकड़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे क्या कहेंगे, किसी समान पारदर्शी माध्यम के किसी कोण पर झुके हुए, किसी समान पारदर्शी माध्यम के किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा भाग प्रिज्म कहलाता है। समान का मतलब कांच ही कांच का हो, ऐसा नहीं आधा कांच हो आधा प्लास्टिक हो, नहीं, एक सी ही चीज रहेगी। समान का मतलब ये, तो क्या कहेंगे डेफिनेशन, किसी समान पारदर्शी माध्यम के किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ भाग प्रिज्म कहलाता है। क्लियर हुआ। फिर एक चीज पूछी जाती है, विचलन कोण। ठीक है बेटा, क्या विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक प्रिज्म बना लिया, ठीक है, इस पर ये कोई किरण आपतित हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। अब ये किरण आपकी कैसी है, अपवर्तित किरण, और यहां जब निकलती है तो ये निर्गत। ठीक है, अब विचलन कोण कहां बनता है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ठीक, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, विचलन। ये डैश। ठीक है, डेफिनेशन क्या, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब विचलन कोण आपका क्या होता है, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, डेल से प्रदर्शित करते हैं। इस साइन को हम लोग कहते हैं डेल। ठीक है, ये होता है हमारा विचलन कोण। क्लियर हुआ कि नहीं। अब आप कह सकते हो कि आपतन कोण मान लो आई है, तो अभी आपतन कोण कहां बनेगा, इस तरह से, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अपवर्तन कोण आ। ठीक है, चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक की वो क्या है आपका, वो इसका डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन, प्रिज्म का। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, लिख के आएगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों लोग, क्या होता है इसमें, बहुत सरल होता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक कक्षा 10 में आप लोग पढ़ के आए, वहां केवल फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसका डेरिवेशन यानी निगमन करेंगे। सूत्र प्राप्त कीजिए या सिद्ध करो कि n इक्वल टू साइन a प्लस डेल f बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले आप एक प्रिज्म लेंगे, ये हमने एक प्रिज्म ले लिया।
इस पर ये कोई किरण हमारी आपतित होगी, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, ये हमारी किरण क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। और प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म पे पड़ने वाली किसी भी किरण को विचलित करके वह आधार की ओर मोड़ देता है, इसकी ओर, आधार की ओर। ये हो गई निर्गत किरण। ठीक है, मतलब बड़े बदमाश टाइप के हैं। कोई आए, अच्छे खासे आदमी आ रहे थे, थोड़ा बहुत उनको भटकाया मार्ग से, अपनी कैटेगरी बनाया और उसके बाद और भी खराब कर दिया, बिल्कुल देखो नीचे ला दिया। वो बढ़िया अच्छे खासे उठ रहे थे, पहले थोड़ा लेवल कम किया, फिर नीचे कर दिया बिल्कुल। अब देखो बेटा, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे, तो ये हमें मिलता है डिजिटल कोड डैश। फिर देखो ये हम लोग मिला लेंगे अभिलंब, चाहो तो डार्क मिला सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है हमारे अभिलंब, नॉर्मल, एन एन डैश के, तो नॉर्मल होता है तो एन, नॉर्मल एन डैश। ठीक है, अब देखो जब आपतित किरण आ रही थी तो अभिलंब के साथ बनाएगी आपतन कोण आई, और ये देखो आपतित किरण यहाँ हो गई, अभिलंब ये है, तो इसका अपवर्तन कोण कहाँ बनेगा, नीचे आ। इसी प्रकार कर यहाँ पे आपतित किरण आई डैश और अपवर्तन कोण आर डैश हो गई। अब बेटा आपको ये कोण निकालना है, कैसे निकलेगा, तो ये लाइन जो है इस तरह है, और ये लाइन, तो ये कोण शीर्षाभिमुख होते हैं, यानी इतना आई और ये पूरा ये वाला शीर्षाभिमुख कोण होगी, बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए ये आई तो ये पूरा आई तो इतना आर, तो ये वाला कोण कितना बचेगा, आई माइनस आर। ऐसे ये वाला कोण कितना बचेगा, आई डैश माइनस आर। इतनी बात समझ में आई। अब आपको ध्यान देना है, नाम दे दो प्रिज्म कोण ए हो। ठीक है, ये पी क्यू किरण कोई आपतित हो रही है, क्यू आर अपवर्तित और आर है निर्गत किरण है। यहाँ नाम दे दो आप, कुछ भी कह दो, पी कह दो, यहाँ कह दो ओ। ठीक, तो देखो डेरिवेशन करने की बहुत सरल सी चीज, एक बार आप इस त्रिभुज में ले लें, एक बार नीचे त्रिभुज में ले लें, और एक बार ये चक्रीय चतुर्भुज ले लें। 3 बार लेना है और आपका डेरिवेशन हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, वही कोण प्रमेय, वही कोण प्रमेय से। ठीक है, अब वही कोण प्रमेय से यानी R प्लस R डैश प्लस कोण, सॉरी ये वाले कोण, ये है DQR, तो देखिए इसमें बहिष कोण है डेल मान। बहिष कोण का जो मान होता है वो तो सुदूर अंतर कोणों के बराबर होता है। सुदूर का मतलब जो उससे स्वयं दूर हो, तो ये पास के ये दोनों दूर हैं, तो डेल बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर। अब देखो आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर। अब कह दो बेटा कि ये किरण अल्पतम विचलन की स्थिति में, इसका मतलब बहुत कम मोड़ रही है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अगर अल्पतम विचलन की स्थिति होगी तो I बराबर I डैश होगा, R बराबर R डैश होगा, तब डेल बराबर डेल M। यानी ये जो था विचलन कोण ये कैसा होगा, न्यूनतम होगा। अगर विचलन की स्थिति अल्पतम होगी तो डेल जो होगा वो डेल M, वैल्यू पुट कर दो सबकी जगह, है ना, तो डेल की जगह डेल M, I प्लस I माइनस R प्लस R, डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R, और इसको कह दो समीकरण नंबर 1। इतनी बात क्लियर हुई। हमने PQR त्रिभुज में लिया, बहिष कोण प्रमेय लगाई और ये कंडीशन फाइंड करी। अब एक बार आप ले लें त्रिभुज QOR, त्रिभुज QOR, इसमें क्या है, R प्लस R डैश प्लस कोण। आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, चलो 180 है। R डैश बराबर है R, तो ये हो जाएंगे 2R प्लस कोण इज इक्वल टू 180, और इनको कह दो समीकरण नंबर 2। ठीक है,
अब देखो बेटा चक्रीय चतुर्भुज, किसमें? चक्रीय चतुर्भुज AQOR। ये आप लोगों ने फिर में पढ़ी होगी 9-10 में कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण O इक्वल टू 180, इसको कह दो थर्ड। अब बेटा सबसे पहले देखो थर्ड और सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्या मिल रहा है यहाँ से? ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। तो 2r प्लस कोण O बराबर कोण A प्लस कोण, ये कट गया 2r इक्वल टू कोण A। तो यहाँ से हमें एक चीज मिल गई कि r इक्वल टू कोण A बाई 2, इसको कह दो चौथा। ठीक है, अब देखो जब ये मिल गया r, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। तो डेल m इक्वल टू 2i माइनस 2r की वैल्यू देखो कितनी है? a। यहाँ ले आइए डेल m प्लस a अपॉन में 2 ले आइए इक्वल टू i, 5 नंबर। ठीक है, अब देखो बेटा i और r की वैल्यू मिल गई, तब क्या है? स्नेल की पढ़ा है आप लोगों ने पहले लेसन में, पहला पार्ट में हमने डाला था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? n इक्वल टू साइन i अपॉन साइन i। वैल्यू कुछ कर देंगे, साइन i की वैल्यू डेल m प्लस a बाई 2, साइन r की वैल्यू a बाई 2। यही हमको सिद्ध करना है। तो बात समझ में आई कि नहीं? इतना सा है इसमें। फिर एक चीज और है, कभी कभी आपको सवाल में मिलेगा, सवाल में क्या मिलेगा? पतले प्रिज्म के लिए न्यूमेरिकल्स में जब आप लगाओगे तो आपको मिलेगा पतले प्रिज्म के लिए। तो इसके लिए भी देख लें, अगर प्रिज्म पतला होगा तो जो इसके आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण है ये भी बहुत छोटे होंगे, तब आपतन कोण व अपवर्तन कोण छोटे होंगे। ठीक है, और छोटे होंगे तो साइन i इक्वल टू i और साइन r इक्वल टू r। ठीक है, तो n इक्वल टू बेटा क्या बचेगा? i अपॉन r, या i इक्वल टू i की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की? a प्लस डेल m बटे 2, एंड r कितना फाइंड किया? a बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? a प्लस डेल m इक्वल टू n। इसको वहां पहुंचा दें na माइनस n, तो डेल m बराबर क्या हो जाएगा? ये कॉमन ले लें तो n माइनस 1 इंटू a। क्लियर हुआ इतना? अगर फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स में आपसे बोले कि एक पतला प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण इतना, तो अपवर्तक कोण a होता है, अपवर्तनांक n होता है। a को प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण, n को अपवर्तनांक, डेल m को विचलन। ठीक है, इतना नोट कर। अब देखिए भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश, तो आपको ध्यान देना है, आपने ये सुना होगा कि इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष की घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश की श्वेत किरण, या ऐसे कह दो जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस तरह से उसमें 7 रंग निकलते हैं, और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं बेटा? द्वितीय। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसे हम इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर से सुनिए, जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कोणीय परिक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? देखिए पहले चित्र में
इस तरह से किरणें गुजरती हैं हमारी, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोई भी दो रंग, जैसे मान लो ये है विबग्योर है हमारा, और भी किरणें हम बना सकते हैं, इस तरह से लिख लो। तो कोई भी दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर। दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? कोणीय परिक्षेपण। मान लो कोणीय परिक्षेपण कितना है? थीटा, और ये विचलन कोण हो गया किस रंग के लिए? नीचे बी लिख दिया हमने, तो बैगनी रंग के लिए ये विचलन कोण हो गया, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण। और डेल आर क्या हो गया? ये लाल रंग के लिए हो गया विचलन कोण, लाल रंग के लिए विचलन। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं कोणीय परिक्षेपण। जब श्वेत किरण दो रंगों की निर्गत, या ऐसे कह दो जब प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बनने वाले कोण को कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। यदि कोणीय परिक्षेपण थीटा हो तो डेल बी माइनस डेल आर, डेल बी बैगनी रंग के लिए विचलन कोण और डेल आर लाल रंग के लिए। फिर आती है बात वर्ण विक्षेपण क्षमता। अभी केवल वर्ण विक्षेपण पूछा था, अब है वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसमें एक चीज और होती है, एक फॉर्मूला और भी बन जाता है, क्योंकि डेल एम बराबर आपने अभी प्रूव किया था n-1 into a, ये डेल मिनिमम था। अब देखिए जैसे डेल p लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? nb-1 into a। इसी प्रकार से डेल r क्या होगा? nr-1 into a। इससे जब वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू nb-1 into a माइनस nr-1 into a कॉमन ले लो तो nb-1 माइनस nr प्लस के 1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? nb माइनस nr into a, ये क्या हो गया? थीटा। यानी एक अपवर्तनांक के पदों में फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं अपवर्तनांक के टर्म, अपवर्तनांक के पदों, और ये होता है विचलन। अगर आपको न्यूमेरिकल में जो भी दिया जाए, मान लीजिए विचलन कोण दिया गया है तो आप विचलन कोण के फॉर्म में लगा सकते हैं, अपवर्तनांक दिया है तो अपवर्तनांक के फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? पहले इसका फॉर्मूला देखें, ओमेगा इक्वल टू, इसको बेटा कहते हैं ओमेगा, ओमेगा, ठीक है, डेल बी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। तो देखिए पहले ये फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन क्या बनेगी? डेल बी होता है बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, डेल आर लाल रंग के लिए विचलन कोण, डेल वाई पीले रंग के लिए विचलन कोण, ठीक है। ये पीले रंग का, ये लाल रंग का, और ये बैगनी रंग का। बस इसी से डेफिनेशन आपकी बन जाएगी। क्या लिखेंगे? बैगनी और लाल रंगों के विचलन कोण, देखो बैगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग का विचलन कोण के अंतर और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, बैगनी और लाल रंगों के विचलन कोण के अंतर और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। फिर एक फॉर्मूला इसी प्रकार से देखिए, आपने लिखा था डेल बी डेल आर nb-1 into a माइनस nr-1 into a ny-1 into a। a कॉमन ले लें तो nb-1 माइनस nr प्लस के ny-1 into a। a से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो nb माइनस nr अपॉन ny-1। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाता है nb माइनस nr अपॉन ny-1। nb क्या है?
ये है आपका बैगनी रंग का अपवर्तनांक, बैगनी रंग का अपवर्तनांक। इसी प्रकार से NR किसका है, लाल रंग का अपवर्तनांक, और NY क्या है, पीले रंग का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण बहुत अच्छा और बहुत सरल सा टॉपिक होता है, ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। एक चीज और बची है इसमें छोटी सी, लॉर्ड रेले का नियम, लॉर्ड रेले का नियम। तो देखो बेटा इसमें क्या याद रखना, I अनुपाती 1/λ4, इतना याद रख लीजिए आप। I अनुपाती 1/λ4। तो इसमें आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो भाई इसने दिया नियम लॉर्ड रेले ने, तो इनके अनुसार या लॉर्ड रेले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, किसी कण द्वारा, ये होती है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, और ये होती है तरंग। तो किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसने नीचे लिखा है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसने बताया था, लॉर्ड रेले ने। और यहाँ से ही आपकी थ्योरी खत्म हो जाती है, आपको इतना क्लियर करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको पढ़िए जरूर।